तो उसका पर काटने के लिए कोई एक कैंची चाहिए होगा। तो आप इसको ना एक कैंची के रूप में ले सकते हैं। मुझे लगा अब भाई बोरिया बिस्तर ले करके आई हैव टू गेट बैक टू माई स्टेट एंड आई हैव टू डू समथिंग, नॉट पूरा स्टेट के लिए ना सही, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन। तो उन लोग का जवाब सुनेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। उन लोग का कहना यही है, हमारा सीएनटी प्रोटेक्टेड लैंड को बेचने का नहीं रोक पाने का मेन कारण यही है कि हमारा आइडेंटिटी ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उन लोग एक चीज़ सोच करके आते हैं कि वहाँ पर ही काम करेंगे, उसी पैसे से बगल में ज़मीन लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं शरणनागपुर लाइव। आज हमारे साथ उदय बंकीरा जी जुड़ रहे हैं जो कि जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य हैं और सरायकेला विधानसभा से बिलोंग करते हैं। और सब इनका परिचय मैं दे दूं, अपने मुंह से परिचय दे दूं तो समाज सेवी हैं, बेंगलोर में कार्यरत थे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और उसके बाद झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में विचारधारा को लेकर आप जुड़े और समाज में कई सारे प्रॉब्लम्स है उसको अपने समाज के देखे या फिर झारखंडियों के देखे, मूलवासियों के देखे, वो समाज की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का निजात ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और द जेबीकेएसएस जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें तो जब इसकी बात आती है तो बार बार एक ही चीज़ों का जिक्र लगातार हो रहा है। सोशल मीडिया में कहे 1932 विरोधी मंच का भी यही कहना है कि ये जो है एक समाज का लड़का उभर के आया है अपना समाज का हित के लिए और महतो समाज की बात करता है और जो है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। तो इसको लेकर क्या बोलेंगे? ये एक्चुअली जेबीकेएसएस जो अभी हमारे झारखंड में परचम लहरा रही है, इसके वजह इस मतलब पॉलिटिकली जो भी इन्वॉल्व है हमारे, अब बहुत सारे पार्टी जो है वो पार्टी का पहले से ही एक प्रोपेगेंडा रेडी रहता है। मतलब आप अगर कोई हमसे ऊपर चलेगा तो उसका पर काटने के लिए कोई एक कैंची चाहिए होगा। तो आप इसको ना एक कैंची के रूप में ले सकते हैं। जो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जेबीकेएसएस एक महतो कम्युनिटी का पार्टी है, तो ये कहना एक कैंची को क्रिएट करना, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं हो समाज से आता हूँ और हमारे टीम में करीबन 70-80 लोग हैं, उसमें कोई बहुत सारे मोर देन 10+, मतलब मेरा जो कोर टीम है उसमें 10 आदमी से ज़्यादा संथाल है, कोई लोहार से है, कोई आपका कुड़मी से भी है और कोई मुंडा लोग से जो सरदार लिखते हैं, भूमिज लिखते हैं, उन लोग भी है। मतलब हमारे एरिया में, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के एरिया में आदिवासी कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं ना, सारे लोग हमारे टीम में है, मतलब जेबीकेएसएस के अंदर में है। तो वो लोग को उन लोग को आप क्या कहिएगा, उन लोग तो महतो है नहीं। यहाँ जेबीकेएसएस को कोई अगर आदिवासी लोग आके काम कर रहा है ना, तो वो महतो कम्युनिटी का पार्टी सोच के नहीं आ रहा है, वो इस चीज़ को सोच के आ रहा है। मैं अगर ग्रेजुएट हूँ और सामने वाला नॉन मैट्रिक है, आई एम ऑल्सो अर्निंग 12,000 इन मंथ, he is also earning 12,000 in a month. Then what is the difference between this illiterate person and literate person? आप विश्वास नहीं करेंगे, जेबीकेएसएस में जुड़ने से पहले मैं बेंगलोर में काम कर रहा था। देर मैंने बहुत सारा ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को देखा और बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को भी देखा, सैलरी दोनों सेम भी देखा। तो इस चीज़ को मुझे लगा कि भाई ये तो गलत बात है। ये चीज़ हमारे साथ साथ झारखंड वासियों के साथ सब लोगों के साथ हो रहा है। उसी बीच में टाइगर जयराम दा का जेबीकेएसएस हवा में आने लगी। मुझे लगा अब भाई बोरिया बिस्तर ले करके आई हैव टू गेट बैक टू माई स्टेट एंड आई हैव टू डू समथिंग, नॉट पूरा स्टेट के लिए ना सही, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन। ये मैंने ठान लिया। तो मेरे आने के अकेले तो होगा नहीं कुछ, मेरे साथ अभी जैसा आपका क्वेश्चन है कि महतो समाज का ही सिर्फ पार्टी है, जेबीकेएसएस आर ओनली फॉर महतो कम्युनिटी। इस चीज़ को मिथ साबित करने के लिए मुझे बहुत सारा आदिवासी कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसमें मैंने अपना दोस्तों को बात करना शुरू किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग जाति धर्म से ऊपर हम लोग चढ़ के सोच सकेंगे क्या?
अभी वो सामने में बंदा ऐसा बात कर रहा है, जमीन का बात कर रहा है, विस्थापित नीति को लेकर के बात कर रहा है, जमीन छीनने से रोकने को कैसे रास्ता बनाया जाए उस चीज़ को बात कर रहा है। क्या हमारे लोग उनके पास जा कर के बात कर सकते हैं? उनका हाथ हम लोग थाम सकते हैं? तो उन लोग का जवाब सुनेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। उन लोग का कहना यही है कि सामने वाला कोई भी जाति से क्यों ना हो, हमारा हक के लिए अगर बात करेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका हाथ थामने में। तो उनको आप क्या कहिएगा? उनको तो महत्व है नहीं। वो किस चीज़ के लिए आया? आया अपना हक अधिकार का वापस पाने का सोर्स देख के आया। वो एक माध्यम है। जेबी केसेस क्या है? एक माध्यम है। ये कोई कम्युनिटी का टैग है नहीं। इस टैग को हटाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। और ये टैग जो है कम्युनिटी महतो कम्युनिटी का जेबी केसेस है, इस टैग को बहुत जल्द खत्म किया जाएगा विद इन दिस ईयर। अभी ये तो खत्म हो रहा है 2 महीना के बाद। Within some months, you will see lots of ST communities person here doing the program of Jairam Mahato inside our डुबी क्षेत्र। ये हम लोग ने कोशिश किया है। दादा, जब आप सैलरी की बात किए तो मेरा मन पे एक सवाल आया पुनः कि 1932 विरोधी मंच का ही बात करेंगे, क्योंकि उनका जो है जवाब उनका सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। तो उनका कहना है कि जेबी केसेस में यदि स्टूडेंट्स हैं, यदि वो लोग कॉम्पिटिटिव हैं और आज के युवा जो कॉम्पिटिटिव हैं, तो वो मेन स्ट्रीम में आके कंपटीशन करें, वो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो उनका ये कहना है, ये कहाँ तक सच है? वो नियोजन नीति को लेकर बात नियोजन नीति को लेकर के कहने का मतलब रिजर्वेशन को लेकर के। नियोजन नीति का सीधा सीधी बात होता है रिजर्वेशन को लेकर के। और रिजर्वेशन के लिए उन लोग को अगर भूख नहीं है तो काहे के लिए मतलब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। नियोजन नीति हम लोग से ज़्यादा तो अभी हाल फिलहाल में कितना सारा पोस्टेज हम लोग बांट के आए हैं, यूपी वाले को, बिहार वाले को। हमारे पास तो नहीं है। हमारे लोग तो उसको लिए नहीं। अगर 1000 का भर्ती होता है उसमें से मात्र 2-5 तो मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, हमने जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया, हमने जिनको मुखिया बनाया, हमने जिनको लोकल वाले लोगों का भाषा सामने वाला सदन को नहीं समझ में आए, उसने एक इंसान को चुन करके वहाँ भेजते हैं ताकि वो हमारा प्रॉब्लम को बात करे। वो चीज़ हम लोग नहीं बोल सकते बोल करके उनको भेजते हैं, तो वो चीज़ वो आदमी नहीं बोल पा रहा है। जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया उनको नहीं बोल पा रहा है। इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिस्टम का जो सिस्टम में जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं। अब कोई भी मतलब हमारे इस सरायकेला के अंदर में, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जितना भी पुलिस स्टेशन है ना, सब पुलिस स्टेशन के SHO या फिर आपका सीनियर इंस्पेक्टर कौन लोग हैं? बाहरी लोग हैं। हमारे लोग मिलेंगे इक्का दुक्का लोग। तो इसका कारण क्या है? यही है रिजर्वेशन मार। रिजर्वेशन को अगर आप ठीक नहीं कर पाइएगा तब तक हमारे लोग आगे नहीं आ पाएंगे। और 1932 विरोधी मंच जो उस चीज़ को बोल रहा है, उसका सीधा सी बात यही है कि हम अगर 1932 को लागू होने देंगे तो हमारे लोग जैसे यहाँ आ करके बस के, अरे भाई आप 12,000 नौकरी के लिए भी कोई अगर बाहर से आके इधर काम कर रहा है ना, वो सामने ज़मीन खरीद करके अपना आधार कार्ड बना करके अपना परिवार इधर ही सेटल कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? बिहार के जितने लोग हैं, उड़ीसा के भी लोग, अलग अलग सब स्टेट लोग करके इधर हमारे पास धर्मशाला जैसे आकर रह जाते हैं। तो उनका विरोध करने के लिए 1932 को हम लोग जोर तोर से उसको हम लोग आगे ले आएंगे और लाख गुना चाहे विरोध कर ले, वो रोक नहीं कर पाएंगे। उसका कारण एक तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पर हमारे सामने में एक बड़ा सा कंपनी रुंटा माइंस लगी हुई है। यहाँ भी अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे लोग इधर के भी मिलेंगे, बाहर के भी मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उतना विकसित तरीका से नहीं सोच पाते हैं कि भाई हम कुछ पैसा कमा ले तो कोई ज़मीन खरीद ले। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उन लोग एक चीज़ सोच करके आते हैं कि वहाँ पर ही काम करेंगे, उसी पैसे से बगल में ज़मीन लेंगे। ऐसे करके तो पूरा जमशेदपुर ख़त्म हुआ ना, पूरा जमशेदपुर ख़त्म हुआ। पूरा चाईबासा किस चीज़ को जानते हैं, किस चीज़ को लेकर के चाईबासा होना चाहिए? चाईबासा होना चाहिए कोल्ठू लोगों के लिए सोच करके। कोल्ठू मतलब समझते हो समुदाय के लोग का जगह है, लेकिन अभी उधर जाके देखिएगा ना, छठ घाट उधर बना हुआ है। कोल्ठू लोग छठ घाट मनाता है क्या? तो उनका यही कहना है कि ज़मीन यदि हम लोग ले रहे हैं तो आप लोग बेच रहे हैं, तभी हम लोग ले रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको बेचने का तरीका अगर बदल देंगे तो आप किसका ज़मीन ले रहे हैं? आदिवासी का ज़मीन ले रहा है ना। आदिवासी का ज़मीन का उसका क्राइटेरिया है खरीदने का।
सीएनटी रूल के अंदर सीएनटी कानून के अंतर्गत हमारे पास ऐसे कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप एक एसटी का ज़मीन को गैर एसटी को बेच सको। तो इस चीज़ का धज्जिया किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा सीएनटी प्रोटेक्टेड लैंड को बेचने का नहीं रोक पाने का मेन कारण यही है कि हमारा आइडेंटिटी ही नहीं बन पा रहा है। अगर सीएनटी अगर सही से लागू होता है ना, तो नहीं बेच पाएगा। आपके पास ज़मीन है बेचने लायक, लेकिन आप बेच ही नहीं सकेंगे तो बसेगा कैसे? सीएनटी बनाया किस चीज़ के लिए? आपको विश्वास, आपको अगर सरायकेला के अंतर्गत जितना भी ब्लॉक्स है, सीओ ऑफिस है, वहाँ कर रजिस्टर टू अगर चेक करने लगिएगा ना, आप बस बोलेंगे कि इतिहास में सिर्फ है सीएनटी, एक्चुअल में है नहीं। कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी ब्लॉक का आप रजिस्टर टू उठा के देख लीजिए, रजिस्टर टू में गैर आदिवासी का नाम से रजिस्टर टू में चढ़ा हुआ है। लेकिन सीएनटी तो साफ साफ बोलता है जी, थाना के अंदर में जो रिलेट करते हैं उन्हीं को बेचा जा सकता है। मतलब एक तरह से आप जो है बोल रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि जो है गड़बड़ झाला की जा रही है इसमें। सीएनटी जमीन है लेकिन उसको गैर सीएनटी कर दिया जा रहा है, तमाम जो है घूसखोरी वगैरह कुछ भी करके उसको अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद उसे बेची जा रही है। तो ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म तब होगा जब हमारा आइडेंटिटी उभर के सामने आएगी। तो ये आइडेंटिटी उभर के कहाँ सामने आएगी? 1932 ही उभर के आएगी, तो ही हमारा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी। और वो आइडेंटिटी ही हमारा वो रास्ता बंद हो जाएगा जहाँ से त्रुटियां निकल के आ रही है।